एक तरफ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ब्रसल्स में इंडो ईयू ट्रेड डील को निगोशिएट कर रहे थे, दूसरी तरफ वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के साथ इंडिया अमेरिका ट्रेड डील पर चर्चा चल रही है। तीसरी तरफ यहाँ मुंबई में बीएमसी का चुनाव और महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल इलेक्शंस पर भी उनकी उतनी ही नज़र है। ब्रसल से लौटते हैं, जयपुर जाते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स करते हैं, यहाँ पे आते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बीएमसी का चुनाव या कोई ट्रेड डील? विकसित भारत। और जब तक मुंबई विकसित नहीं होगा, जब तक महाराष्ट्र विकसित नहीं होगा, तब तक भारत विकसित नहीं हो पाएगा। तो हम जी जान से मुंबई को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने में लगे। पर ये कभी कभी मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कि एक तरफ आपको यूरोप में ब्रसल्स में एक अलग तरह की सोफिस्टिकेशन दिखानी है, अलग तरह की एक हाई लेवल मैक्रो बातचीत करनी है, यहाँ पे जाके कि मेरी सड़क ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, गार्बेज है, ये वो, मतलब एकदम ही अलग सब्जेक्ट पे हर रोज है। नहीं, जरा भी ऐसा महसूस नहीं होता है, उल्टे बड़ा अच्छा लगता है घर वापस लौटकर। बड़ा अच्छा लगता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को मिलकर, उनकी समस्याओं पे मेहनत करके समाधान करने पर जो आनंद, जो स्वाद आता है जब टॉय ट्रेन शुरू होती है संजय गांधी नेशनल पार्क में बच्चों के लिए, या जब कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को अपने नए मकान की चाबी मिलती है जहां उनके बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से हो सके, या जब हम देखते हैं कि 35,850 लोगों को, विशेषकर युवा युवतियों को नौकरी मिल पाई है हमारे कांदिवली के कौशल विकास केंद्र से, उसका जो संतोष है, उसका जो आनंद है, उसके जो एक प्रकार से लोगों के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट देखने को जो मिलता है, वो उसका स्वाद ही कुछ और है। यहाँ पे मेरे सहयोगी पद्मजा भी हैं, पूजा भी हैं, तो ये एनडीटीवी का ट्रिपल इंजन है। लेकिन आपका वादा है कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो मुंबई में और जो बाकी जगहों पर इस वक्त निकाय चुनाव चल रहे हैं, जो लोग तमाम आपको एनडीटीवी नेटवर्क पर देख रहे हैं, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव आपका क्या वादा है, आपका क्या इमेजिनेशन है, आपका क्या विजन है अगले 5 साल के लिए? देखिए, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है, एक वेल गवर्न्ड, सुशासन वाला शहर, एक शहर जो विश्व भर से जब लोग आते हैं, निवेशक आते हैं, उद्योग जगत के लोग आते हैं, उनको इनवाइट करें, उनको अट्रैक्ट करें। शहर जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो, शहर जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं देश और विदेश की आवश्यकताओं को पूरी कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वर्षों से यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई कॉरपोरेशन को चलाया, पर वो हर साल, हम मुंबई कर बारिश में परेशान होते थे, बेहद तकलीफें होती थी सड़कों की। उसके बाद न जाने क्या उनका कारण था, क्या हेतु था, पर उसके बाद बैठ के फिर 9 महीने 7 महीने तक सड़कें रिपेयर होती थी, उस पर अनाप शनाप खर्च होता था, तब तक तैयार होती थी जब अगली बारिश आके फिर बेकार हो जाती थी सड़क। जब बीच में कॉरपोरेशन भंग हो गई थी और देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार प्रदेश में थी, तो उन्होंने इस बात पर चिंता करी और अब मुंबई के अंदर की अंदरूनी सड़कें सभी सीमेंट कंक्रीट की बनाई जा रही हैं कि परमानेंटली निजात मिले मुंबई की जनता को इस समस्या से। इसी प्रकार से आपको हैरानी होगी, पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए थे, लेकिन 3-4 दशकों से मुंबई सिर्फ, और मुंबई का हम सिर्फ सुनते थे कि सुएज ट्रीटमेंट प्लांट आएंगे और जो प्रदूषण हमारे समुद्र का हो रहा है वो रुकेगा। पर उद्धव ठाकरे जी ने कभी इस पे काम नहीं किया, कई बार टेंडर निकाल के कैंसिल कर देते थे। शायद उनको संतुष्टि नहीं मिलती होगी, अब क्या है वो आप अपने आप आकलन लगाइए। देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी आए, महायुति की सरकार आई, कॉरपोरेशन क्योंकि सीधा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर था 2-2.5 साल से 3 साल से,
तो उन्होंने इस पे गंभीरता से कार्यवाही की और आज मुंबई का जितना सुएज है वो ट्रीट हो सके ऐसे प्रोजेक्ट्स मुंबई भर में लग रहे हैं। मैं आपको अनेक चीज बता सकता हूं जो मुंबई को वास्तव में नई दिशा में लेके जाएंगे। पद्म जी आपसे अगला सवाल करेंगे। पद्म जी। सर, एक यहाँ पर जो इस चुनाव में बार बार मुद्दा है वो मुंबईकर वर्सेस बाहरी का है, और उसमें सबसे बड़ा एक इशू उठाया जा रहा है, और ये पिछले 5-6 सालों से हो रहा है कि जितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात खींच ले रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मुंबईकर वर्सेस गुजराती एक यहाँ पर फाइट हो रहा है। आप यहाँ से सांसद भी चुने गए हैं, ये भी कहा गया था कि भाई आपकी खुद की कंस्टिट्यूएंसी में क्योंकि वो गुजराती बाहुल है, बाहर के लोग हैं, इसलिए आपको बीजेपी को दे दिया है। तो आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को केटर कर रहे हैं और धीरे धीरे सारी इंडस्ट्री, सारे अच्छे जो लुभावने प्रोजेक्ट्स हैं, चुपके से आप गुजरात ले जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुंबई और मुंबई के लोगों का, मुंबईकरों का दिल बहुत बड़ा होता है, तो ये बाहरी कर हमारे लिए कोई नहीं है। मुंबई में हर व्यक्ति जो रहता है, कि कोई भी प्रांत का हो, कोई भी भाषा बोले, मुंबई में उनका स्वागत है। स्वाभाविक है कि हम महाराष्ट्र के अंश हैं, महाराष्ट्र में हैं। स्वाभाविक है कि हम सब बहुत ही गर्व से अपने आप को महाराष्ट्रन मानते हैं। स्वाभाविक है कि हम सब मराठी भाषा, और नरेंद्र मोदी जी ने आखिर मराठी भाषा को अभिजात भाषा देने का निर्णय लिया, क्लासिकल लैंग्वेज। और बहुत ही मराठी भाषा में जो ताकत है उसको अगर किसी ने पहचाना है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिनको स्वयं को मराठी नाटक में, मराठी फिल्मों में बड़ी रुचि थी। मैं स्वयं उनके साथ गया हूँ उम्बरठा देखने, स्वयं उनके साथ गया हूँ कई मराठी चित्रपट देखने, फिल्म्स देखने। तो मैं अटल जी भी मराठी बोलते थे, मोदी जी भी मराठी बोलते हैं, ये ताकत है मराठी। तो मराठी अपने आप में देश की शान है, महाराष्ट्र की शान है, मुंबई की शान है। और अब मराठी मानूसी यहाँ का महापौर बनेगा, ये भी मुंबई के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ राव शिंदे जी ने ऐलान भी किया है। मुझे लगता है कि ये जो दूसरी बात आपने कही कि यहाँ से प्रोजेक्ट्स बाहर जा रहे हैं, वो बहुत ही हंसी देने वाला आरोप है हमारे ऊपर। मैं स्वयं उद्योग जगत से आता हूँ। कभी भी कोई प्रोजेक्ट जब लगता है तो वो हर राज्य का आकलन करता है, हर राज्य में क्या सुविधाएं मिल रही हैं, हर राज्य में क्या इकोसिस्टम है, उसके हिसाब से वो अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। आज भी महाराष्ट्र एफडीआई में नंबर 1 है। 40% देश का एफडीआई महाराष्ट्र में आता है। आज भी स्टार्टअप्स में महाराष्ट्र नंबर 1 है, एक्सपोर्ट्स में महाराष्ट्र नंबर 2 है। जितना उद्योग, जितना विकास आर्थिक दृष्टिकोण से महाराष्ट्र का है, मैं नहीं समझता और कोई प्रदेश का है। हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश में सबसे ज़्यादा है, जबकि मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत कमज़ोरी आई थी जब उद्धव ठाकरे की सरकार ने 2.5 साल में एकदम ही कमज़ोर कर दिया महाराष्ट्र की स्थिति को। एकनाथ राव और फिर फडणवीस जी की सरकार ने फिर एक बार महाराष्ट्र को नंबर 1 बना दिया। और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको ढेर सारे गिना सकता हूँ। अभी टोयोटा ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शेंड्रा बिनकेन, हमारा एक केंद्र से साथ स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी आ रही है, उसमें बहुत बड़ा निवेश लेके आ रहे हैं। ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, डेटा सेंटर्स अलग अलग प्रकार से आ रहे हैं। और ये ध्यान में रखा जाए कि हर एक शहर की अपनी एक विशेषता होती है। अब पुणे और छिंदवाड़, पिंपरी चिंचवाड़ की एक प्रकार से इंजीनियरिंग पे एक कमांड थी। फिर आगे चल के आईटी इंडस्ट्री वहाँ बड़े रूप में
ग्रो करी। मुंबई कमर्शियल सेंटर है, लगभग देश के हर बड़ी कंपनी का कमर्शियल सेंटर मुंबई में आपको देखा जाए। अब कोई अगर सोचे कि मुंबई में स्टील प्लांट लग जाए तो बेवकूफ़ी होगी ना। तो हर एक जगह की अपनी एक यूनिक प्रोपोजिशन होती है, यूएसपी होती है। मुंबई के यूएसपी के हिसाब से मुंबई बड़ी तेज गति से प्रगति कर। पूजा सर, आपने जो बातें कही उससे ही कुछ सवाल मैं निकाल के आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा मराठी को अभिजात दर्जा दिया गया। कल ही राज ठाकरे जी ने एनडीटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि ये दर्जा तो दे दिया बीजेपी ने, लेकिन एक भी रुपए नहीं आए, एक भी रुपए नहीं आए उस फंड में, उसके लिए काम के लिए कुछ भी खर्च नहीं करने को बीजेपी तैयार है। दूसरा सर, आपने कहा रोजगार की बात, क्योंकि मराठी मुद्दा बहुत बड़ा है, मराठी मानुष का मुद्दा बहुत बड़ा है, तो क्यों ऐसा है कि एक बड़ी संख्या में जो मराठी मानुष हैं वो मुंबई से बाहर जा रहे हैं, भले ही एमएमआर रीजन में कहीं फैल रहे हों, मुंबई से बाहर जा रहे हैं क्योंकि मुंबई शहर बहुत महंगा उनके लिए हो चुका है, घर नहीं, रोजगार नहीं। जहाँ तक अभिजात भाषा की बात है, उस पर पैसा नहीं दिया, ये तो बड़ी हास्यास्पद विषय उठाया है उन्होंने। ये दिखाते हैं वो कितना विषयहीन हो चुके हैं और कितनी अपनी विफलताओं से, अपने फेलियर से। आखिर एमएलए भी मुझे लगता है एक भी नहीं जीत पाए थे ना, 0, 0। तो क्लियरली दिखाता है कि उनके पास कोई विषय नहीं है। अभिजात भाषा बनाया है, दर्जा दिया, हमारे सबके लिए गर्व की बात है। और महाराष्ट्र अपने आप में सक्षम है। महाराष्ट्र में किस प्रकार से तेज गति से विकास हो रहा है, हम कोई अभिजात भाषा को हमें दुनिया में पहुंचाने के लिए हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हाँ, हमें केंद्र की जहाँ मदद लगती है वहाँ जी जोड़ मदद लगती है। जैसे हमारे 12 शिवाजी के जो किले हैं, सभी शिवाजी के किलों को यूनेस्को में हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, वो हमारे लिए गर्व की बात है। उसमें हमें केंद्र और राज्य को साथ में काम करना पड़ता है। आपने नौकरी की बात कही, ये भी कहाँ से ये आरोप लगाया या कहाँ से ये आंकड़े मिले उनको, मैं बहुत ही हैरान हूँ। मेरे स्वयं के एरिया में, मैंने बताया कौशल विकास केंद्र में 35,850 लोगों को नौकरी मिली है। और मुंबई की ये ताकत है कि हम कोई धर्म पूछ के, कोई भाषा पूछ के, कोई जात पूछ के काम नहीं देते हैं, वहाँ सभी का स्वागत है। और आंकड़े जब हम देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से मराठी मानव सबसे ज़्यादा हैं जिनको वहाँ नौकरी मिली। एक और बात आपको इंटरेस्ट की, मैं एक बार एक संडे के दिन जॉब फेयर था, उसमें मैं स्वयं गया था। हमारे पास 4,000 नौकरियां थी, सिर्फ 2,500 एप्लीकेंट्स थे। ये स्थिति है मुंबई में। आज मुंबई के बहनों को, मुंबईकरों को पूछोगे तो लोग नहीं मिलते। आपको कारपेंटर चाहिए, आपको मेसन चाहिए, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लोग चाहिए, आपको दफ्तर में आईटी प्रोफेशनल चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए। कुछ पारंपरिक जैसे रोजगार, अगर मैं मराठियों की बात करूं तो एक कोली समाज समझ में आता है, जहां पे खुद हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स थी और वहां पे हमने देखा कि किस तरीके से बड़ी पैमाने पे उत्तर भारतीय लोगों की संख्या वहाँ पर मजदूरों की बढ़ रही है। और जो पारंपरिक तरीके से जो मराठी इस कोली समाज में जो मछली का व्यापार करते थे, वहाँ पर उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि बड़े बड़े शिप्स और जो फिजिकल लेबर है वहाँ पर वो उनको काम नहीं मिल पा रहा। उत्तर भारतीय जो लोग हैं वहाँ पर आ रहे हैं बड़ी संख्या में। एक चीज हम स्पष्टता से देखें कि आज हर समाज अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहता है, उनको और आगे लेके जाना चाहता है। कोली समाज के भी आज बच्चे देश की शान बन रहे हैं, महाराष्ट्र मुंबई की शान बन रहे हैं, अलग अलग काम में लग रहे हैं, अलग अलग उच्च शिक्षा पाके अच्छी तनख्वाह या अच्छा अपना बिजनेस कर रहे हैं। रही बात कोली समाज की, मेरे एरिया से हम शुरू कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ कोऑपरेटिव, जिसमें पूरा जो गाँवथान है उसके सभी लोगों को मेंबर्स बना के उस गाँवथान में कैसे कोल्ड स्टोरेज आए, कैसे अच्छी वेसल्स आए जिससे वो थोड़ी डीप सी फिशिंग कर सके और उसके प्रॉफिट से सभी परिवारों का भला। इस प्रकार की नई सोच के साथ मेरी अपने कोली समाज के भाई बहनों के साथ चर्चा चल रही है। बहुत ही लाजवाब समाज है। पिछले मेरे चुनाव में राहुल जी आए थे, इन्होंने स्वयं उनके साथ बात की थी। हम दोनों
गावथान में भी अंदर गए थे, समुद्र तट पे भी गए थे। उनके साथ जो आनंद आता है, उनके जीवन का जो आनंद है, वो जो बॉबी पिक्चर में हमने शायद 50 साल पहले देखा था, आज भी उनके जीवन में उतना ही आनंद, उतना ही जोश और उत्साह के साथ जीते। अच्छा, आप बैठे तो वो शोले वाले स्कूटर में थे, मुझे लगा आप चर्चा बॉबी की कर रहे हैं, मुझे तो शोले याद आ तो रहे। समुद्र पे भी गए थे, आपको याद मुझे होगा। याद है। सर, आपने कहा कि राज ठाकरे की असेंबली इलेक्शंस में कोई सीटें नहीं आई थी, तब वो अलग लड़ रहे थे। इस बार फर्क ये है कि ठाकरे ब्रदर्स का अलायंस हुआ है, वो मराठी मानूस का जो सेंटिमेंट है उस पे कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बीजेपी को ये चिंता है कि ये एक सेंटिमेंट में वो टैप कर पाएंगे, और हो सकता है कि इससे इस बार का जो बीएमसी इलेक्शन है वो असेंबली इलेक्शन से ज़्यादा एक्साइटिंग और ज़्यादा क्लोज हो? राहुल जी, आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ी है। आपने असेंबली इलेक्शन में देखा उद्धव ठाकरे जी की क्या स्थिति बनी। आपने अभी अभी हुए नगर निगम के चुनाव में देखा 288 में से सिंगल डिजिट पे आ गया है उद्धव ठाकरे का शिवसेना। तो 0 + 0 = 0 सर। पर वो अक्यूज करते हैं आपको कि आप तंत्र का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, कि 68 तो बगैर किसी इलेक्शन के आपके लोग जीत जाते हैं अलायंस के। वो कह रहे हैं कि आप साम दाम दंड भेद करके कोई भी रास्ता निकाल के जीत रहे हैं। माफ करिए, ये एक विफल राजनीतिज्ञ और कमजोर राजनीति की निशानी बता रहे हैं। आखिर हमने रोका है क्या उनको कैंडिडेट खड़ा करने के लिए हमारे सामने? उन्होंने अपनी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था। हमने थोड़ी मना किया है मत खड़ा करो। अगर उनको क्लियरली, अब मेरे एरिया में हमारे यहाँ 42 सीटें, लगभग 38 सीटें ऐसी हैं जहाँ वास्तव में वो खड़ा करें नहीं करें, बीजेपी और शिवसेना ही जीतने वाली है एकनाथ शिंदे जी की। तो अब कई जगह तो सामने वाला कैंडिडेट ही बोलता है मुझे खड़े होके क्या मिलने वाले, मैं माइट एज वेल मैं छोड़ ही दूँ। तो अब हमारी गलती है अगर सामने वाले को दिख रहा है कि जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद पूरी तरीके से आज मोदी जी और फडणवीस जी और शिंदे जी के साथ है, शायद सामने डर जाते हैं खड़े होने में। क्योंकि उसकी विफलता का, उसका खामियाना हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि पीयूष जी, जो मैथ की आप बात कर रहे थे, भले से ही विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर के 1% था मेरे ख्याल से एमएनएस का वोट, 10% था शिवसेना का, उबाटा का वोट। लेकिन मुंबई की कहानी अलग थी। मुंबई में एमएनएस का करीब 7% वोट था और उबाटा का मेरे ख्याल से 24 या 23% था। तो कुल मिलाकर के उनको 30% मिल रहा है। इस बार बीएमसी में आपको कड़ी टक्कर मिल सकती है। और मराठी मानूस, उन्होंने एक प्रेस्टीज का इशू बनाया है कि भाई ये मुंबई का आखिरी चांस है, खड़े हो जाओ, मराठी अस्मिता के लिए वोट दो, नहीं तो खत्म कर देंगे। ऐसा है, मीडिया के पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है। किसी तरीके से चुनाव को और दिलचस्प बनाए, किसी तरीके से दिखाएं, बड़ी कश्मकश है, नहीं तो आपका चैनल और ये शो भी कोई नहीं देखेगा। आंकड़े तो वही कह रहे हैं ना, 30%। इसलिए आप ये आंकड़े खुद ही बोल के आप अपना आर्ग्यूमेंट कमजोर कर रही हैं। चलो जो परसेंटेज आपको ऐड करना है कर लो, बीजेपी और शिंदे सेना का ऐड कर लो तो 50% के ऊपर जाते हैं मैडम। तो कहाँ से उनको बीएमसी में कोई सीटें मिलने वाली है? आप देखोगे 200 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना की आएंगी, मोर देन 200 सीट्स। क्योंकि जनता में एक तरफ आक्रोश है कांग्रेस के प्रति, एक तरफ आक्रोश है ये महाविनाश अघाड़ी के ऊपर के विफल होते हैं, साथ में नहीं आते हैं, कभी साथ आते हैं। अभी देखिए, पहले कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी साथ में थे, अब तीनों बिखर गए। एनसीपी अलग लड़ रही है, कांग्रेस किसी के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ है, जिन्होंने आधी सीटों पे या 20-25 सीटों पे कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। कांग्रेस तो शायद रेस में भी नहीं, आपने पता नहीं बुलाया भी है किसको के लिए। हर्षवर्धन जी आ रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छी बात है, थोड़ा दिलचस्प हो जाएगा। सर, पर मेयर बीजेपी का होगा कि नहीं? और इन दोनों का भी आप आंकड़ा देखो, मिला भी लो तो जनता में अविश्वास का वातावरण नहीं, क्योंकि आपने आक्रोश, गुस्सा है। आपने आक्रोश, ये उद्धव ठाकरे जी कर क्या रहे हैं? कभी मुसलमानों के वोट के लिए कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाते हैं, कभी ऐसे विवादास्पद बयान करते हैं। अब आपने देखा होगा राज ठाकरे जी के लड़के का बयान कि हम ट्रेनें रोक देंगे, किसी को मुंबई में नहीं आने देंगे। ये कोई, कल तो आप भी नहीं आ सकोगे, सोच लेना आपको मुंबई आने से रोक दिया जाएगा, या आपकी ट्रेन के ऊपर कहीं पथराव ना हो जाए या प्लेन पे पथराव ना हो जाए।
तो आपको भी चिंता करने की आवश्यकता है, जो जो दिल्ली से आए हो। ये कोई इस प्रकार से देश चलेगा? कल कोई बोले पंजाब और हरियाणा से हम गेहूं नहीं भेजेंगे, तो मुंबई में क्या रोटी नहीं बन पाएगी? यहाँ पे कोई बोले कोयला तो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, हम बिजली क्यों दें यहाँ पे मुंबई में, महाराष्ट्र में? ये इस प्रकार के जो सोच है, बहुत छोटी सोच है। इस सोच ने ये जो लोगों को गुमराह करने वाले विवादास्पद बयान देके अपनी छोटी सोच का जो उन्होंने परिचय जो जनता को दिया है, उसी के कारण मुंबई के समझदार लोग गुस्से में हैं। आप देखोगे इस गुस्से में कि चाहे वो 7 आए हों, उनका भी वोट शेयर ये दोनों का मिला के विधानसभा से आधा रह जाएगा। पूजा, सर मैं पूछ रही थी, अगर पिछली बार का हम रिजल्ट देखें 2017 का, ज़्यादा नंबर पीछे नहीं था बीजेपी का, 82-84 पे शिवसेना थी और 82 पे आप थे। इस बार के समीकरण हम देख रहे हैं शिंदे जी साथ में है, लेकिन शिंदे जी साथ में कितने हैं? महायुति अगर जीतती है, मेयर किसका होगा? ये तो हम बाद में ही तय करेंगे, उसके लिए हमें कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस के ऊपर आके निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप कहाँ 2017 में पहुंच गई हैं? द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन, दुनिया बहुत आगे चली गई है। मतलब लोकसभा विधानसभा के कोस्टल समीकरणों पे रोड और उसकी प्रगति पूरा वसई तक जाने वाली है। अटल सेतु शुरू हो गया है, मुंबई का दूसरा एयरपोर्ट शुरू हो गया है, मेट्रो का जो विस्तार की स्पीड है, सर बीएमसी के पूरे चुनाव विश्व में की ईर्ष्या का विषय बन गया है मुंबई का मेट्रो की स्पीड। अभी अभी आते आते मैं देख रहा था बुलेट ट्रेन का भी काम तेजी से चलता जा रहा है। हमारे सभी झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए जहां वो रहते हैं वहीं पर एक पक्का मकान मिले, जहां झुग्गी वहीं उनका पक्का घर हो, बच्चों की अच्छी परवरिश हो, सड़कें, एक्सप्रेसवेज, ट्रेन का विस्तार। अब मेरे एरिया से बोरिवली से हमारे कोंकणी भाई बहनों को अब सीधी ट्रेन बोरिवली से शुरू होकर गोवा तक जाती है कोंकण होते हुए। उनको उल्टे वीटी जाना, वीटी से नई गाड़ी, दूसरी गाड़ी लेके कोंकण नहीं जाना पड़ता है। पर सर इसी हार्बर लाइन बोरिवली ऑडियंस में लोग कह रहे हैं सर कि 7 किलोमीटर का इतना रास्ता सारा विस्तार हो रहा है मुंबई का, और मुंबई की और महाराष्ट्र की जो तेज गति से प्रगति हो रही है, वो आज के आपको अखबार के शीर्षक में भी दिखेगी कि विश्वास मुंबई कर का, विश्वास महाराष्ट्र की जनता का देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ। सर पर इसी ऑडियंस में हमारी जो लोग मौजूद हैं, सबसे बड़ी दिक्कत जो मुंबई की उनको नजर आती है, चूंकि हम बीएमसी चुनाव की बात कर रहे हैं, वो है ट्रैफिक की। सड़कें खुदी हुई, हम समझ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, एक्सपेंशन में समय लगता है, उसके लिए दिक्कतें होंगी, लेकिन उसका उपाय क्या है सर? अगर 1 किलोमीटर का रास्ता भी मैं आधे घंटे में तय कर रही हूँ, 1 घंटे में तय कर रही हूँ, उसका उपाय अगर आप उद्धव ठाकरे जी टाइप ऑफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहते हैं, गठबंधन में तो उपाय है कि मत करो, हर साल बारिश में सफर करो और फिर बारिश के बाद टूटी हुई सड़कों को हर बार रिपेयर करो एस्फाल्ट के साथ। शायद उसमें भ्रष्टाचार ये वो अलग अलग करते होंगे वो लोग। हमारा मॉडल है रूट कॉज एनालिसिस करो, समस्या की जड़ में जाओ और जड़ में जाके समस्या को परमानेंटली रिजॉल्व करो। जो हम सीमेंट कंक्रीटिंग ऑफ रोड्स, सुएज सिस्टम्स, रेलवे का विस्तार, मेट्रो का विस्तार, कोस्टल रोड और उसका विस्तार वसई तक, अटल सेतु, हम ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिससे परमानेंटली। पर सर ये बीएमसी के अंतर्गत नहीं है ना? मैडम, ठीक, परमानेंटली मुंबई में सुनिश्चित कर सके कि हर एक व्यक्ति को बड़े सुविधाजनक यात्रा का मौका मिलेगा। मुंबई में आपको किधर भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो सरलता से कम समय में आप पहुंच सकते हैं। अलग अलग साधन होंगे, चाहे रोड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे होवरक्राफ्ट हो, समुद्री तट से जा सके। ये जो बहुमुखी विकास का जो हमारा मॉडल है, ये हमारी यूएसपी है। मुंबई की जनता बड़ी समझदार है, वो समझती है कि जो इंटरवीनिंग पीरियड है, जब ये काम चलते हैं तब थोड़ी दिक्कत आती है, पर वी आर विलिंग टू सैक्रिफाइस अ शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। आखिर कोस्टल रोड मेरे घर के सामने से गुजरती है, बहुत समस्या थी जब बन रही थी, आज उसका स्वाद ले रहे हैं हम और जीवन भर स्वाद लेंगे। मेरे बच्चे
और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी उसका स्वाद लेंगे। ये है सोच, फ्यूचरिस्टिक विजन मुंबई का, महाराष्ट्र का, मोदी जी और फडणवीस जी और शिंदे जी का। सर, आप खुद एक संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। साधारण तौर पे माना जाता है कि बीजेपी एक बहुत आइडियोलॉजिकली कमिटेड पार्टी है। बंगाल का आप चुनाव देखिए जहाँ पे हो रहा है, तृणमूल और बीजेपी में एकदम 36 का आंकड़ा, जबरदस्त लड़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा है, गुजरात में भी ऐसा है, महाराष्ट्र में एक ऐसा है कि सब लोग थोड़े मिले हुए हैं। मतलब यहाँ पे पावर एट ऑल कॉस्ट नजर आता है। एक तरीके से आपको लगता है कि यहाँ पे कोई आइडियोलॉजिकल एफिलिटी, जैसे अभी इसी इलेक्शन में बीजेपी के कुछ लोग लोकल लेवल पे ही सही कांग्रेस और एआईएमआईएम से भी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पावर में आने पहली के। बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा बैकग्राउंड संघ का नहीं है, मैं आज भी संघ का स्वयंसेवक हूं। आज भी आरएसएस के सब कार्यक्रम, हमारे दुनिया भर के हमारे विचार परिवार के संगठन है, उन सब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और उसकी जो ताकत है, उससे जो हमें सीखने को मिलता है, उससे जो हमारी मॉरल ग्राउंडिंग होती है, वो अपने आप में बहुत विशेष है और उसका बहुत लाभ देश को हुआ है। रही बात लोकल लेवल एडजस्टमेंट्स की, सेवा करने के लिए अगर थोड़ी कमी रह गई कभी सीटों की या वोटों की, उसके लिए अगर लोकल लेवल पे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े या किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो और उसको ध्यान आए कि भाई बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है अच्छे विकास के लिए, अच्छे अपने क्षेत्र के कामकाजों के लिए, और अगर ऐसा हृदय परिवर्तन होता है तो हम उसको स्वीकार। ऐसा बंगाल में या उत्तर प्रदेश में तो नहीं, यहाँ पे आपको मतलब कहीं से भी कुछ भी। मैं आपको याद दिलाता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पहले अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी। यहीं पर नज़दीक में बांद्रा रिक्लेमेशन में हमारा पहला अधिवेशन दिसंबर 1980 में हुआ था और मैं ही अटल जी को अपनी गाड़ी में लेके गया था वहाँ पे अधिवेशन पे मेरे घर से। और जब हम देखे उस समय का दृश्य तो हमने ये तय किया था, सारे समाज को लिए साथ में आगे है चलते जाना। तो हम सारे समाज को साथ ले रहे हैं। जैसे एनडीटीवी का हृदय परिवर्तन हुआ, वैसे और भी लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। नहीं, पर हृदय परिवर्तन रिवर्स गियर में तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि कभी ऐसा लगता है थोड़ा सा अनीस तो है जब सुप्रिया सुले और अजीत पवार साथ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो तस्वीर देख के थोड़ी सी तो सुगबुगाहट होती होगी। या फिर जब एकनाथ शिंदे कहते हैं कि भाई ये हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें बाहर करने के लिए अंबरनाथ में आप लोग क्या कर रहे हो, थोड़ा सा कुछ एक अंडर करंट जिसको कहते हैं, रिवर्स हृदय परिवर्तन तो नहीं हो रहा कुछ लोगों का? वो अंडर करंट आप लोग को दिखता होगा, हम तो सब मिलते हैं तो बड़ी हंसी खुशी मिलते हैं। उसमें सुप्रिया सुले भी हमको पार्लियामेंट पे, आपने तो देखा ही है दृश्य, आप भी आई हैं पार्लियामेंट। हम तो सब वी आर ऑल वर्किंग फॉर अ बेटर कंट्री। अगर सुप्रिया सुले जी को ध्यान में आ गया कि उन्होंने और खास करके उनके पिताजी शरद पवार जी ने घोर गलती की थी मोदी जी की आलोचना करके, अगर उनको आज प्रायश्चित हो रहा है उस बात का, तो मुझे लगता है अच्छी बात हो रहा है प्रायश्चित। वो तो उनको ही पूछना पड़ेगा, आखिर वो क्यों अजीत पवार जी के साथ वापस आ रही है। स्वाभाविक है प्रायश्चित हो रहा होगा, दिख रहा होगा तो उनके साथ नहीं जा रहे। सिंगल डिजिट में रहेंगे। नहीं, अजीत पवार क्यों वापस जाएंगे? अजीत पवार को तो बड़ी संख्या में एमएलएज मिले, बड़ी संख्या में विजय मिली है नगर निगम परिषद में। साफ तो शरद पवार जी की पार्टी हो गई है, सिंगल डिजिट, कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। तो उसमें अजीत पवार थोड़ी जा रहे हैं, तो वो वापस आ रहे हैं क्योंकि वो पुणे में कह रहे हैं कि बीजेपी ने असली एनसीपी अजीत पवार की है, ये तो स्पष्ट दिखता है। और अगर शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी को प्रायश्चित हो रहा है, वो पछता रहे हैं कि उन्होंने अजीत पवार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, समझा नहीं कि असली नेता वो है। ये पारिवारिक लिनियज से काम नहीं चलता है, सिर्फ कि मैं मेरी बेटी, वो नहीं चलता है। वो अगर उनको समझ में आ रहा है और अजीत पवार को स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छी बात। सर, वक्त खत्म हो रहा है। बीएमसी चुनाव से जुड़ा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये इंडिया यूएस ट्रेड डील में भी क्या हो रहा है, क्योंकि हम बयान ऐसे सुन रहे हैं कि ट्रेड डील तैयार थी, फोन नहीं आया इसलिए डील हुई नहीं। आज की स्टेटस क्या है और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहते हैं? आप ये निगोशिएट कर रहे हैं हमारे बिहाफ पे, ये इंडिया और वॉशिंगटन के बीच में ट्रेड डील कब और कैसे हो? मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा। पहली बात तो ट्रेड डील हम कभी मीडिया में नहीं नेगोशिएट करते हैं, बंद कमरे में नेगोशिएट होता है। और दूसरी बात, भारत पे विश्वास रखिए,
विदेशी बयानों पर विश्वास रखने की कोई आवश्यकता तो आप कह रहे हैं कि वो जो कॉमर्स सेक्रेटरी उनके बोल रहे हैं उसका खंडन की मतलब गलत बोल रहे हैं, क्या हुआ क्या ये? वो कह रहे हैं कि नहीं। फोन ही नहीं आया। हिंदी में नहीं समझ में आया तो अंग्रेजी में बोल देता हूँ। हैव ट्रस्ट इन योर कंट्री, योर मदरलैंड, इंडिया। चलिए, आप आए हमारे साथ, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। पीयूष गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।